नमस्कार। स्टैंडर्ड 10th का एनसीईआरटी का हिस्ट्री आज ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारत में मैनचेस्टर का आना, मैनचेस्टर का मतलब क्या है तो यहाँ हम लोग समझेंगे। मैनचेस्टर लंदन में था, इंग्लैंड में था और वहाँ से उसका राज्य यहाँ होने लगा। यही मैनचेस्टर का भारत में आने से मतलब है। मैनचेस्टर की व्यवस्था भारत में होने लगी। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। 1850-51 में यह मात्र 3% रह गया था। ऐसा क्यों हुआ? इसका निहितार्थ क्या है? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिरी में भारत में उत्पादों का 9 के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थीं। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? फैक्ट्रियों का आना। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थीं। उनमें 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। ये उद्योग कौन लगा रहा था? उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी? मिलों में काम करने वाले कौन थे? प्रारंभिक उद्यमी। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्यम लगा रहे थे। आइए देखें ये कौन लोग थे। बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था, जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था। 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे,
जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830-40 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थीं। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बम्बई में डिनशॉ पॉटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास से निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने किया। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका में संबंध थे। इनके अलावा भी कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन वे विदेश व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद में पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा लीं। जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं, नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाज रानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थीं। इनमें बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थीं। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थीं, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थीं और उनका प्रबंधन संभालती थीं। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थीं। यूरोपीय व्यापारियों उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे, जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियाँ होंगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो गई। ये मजदूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के ज़िलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के ही गांवों से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई और त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को
लाता था और उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले में पैसे और तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका उत्पादन अनुपात बहुत छोटा था। तो इस प्रकार से इसके बाद के लिए हम लोग इसके बाद का वीडियो देखेंगे।